तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, लेक्चर नंबर 6। कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ सीखा था कि कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आते हैं। हमने डेरिवेशन भी बहुत अच्छा सा किया था, जिसमें सीखा था कि अगर ऐसा हो जाए कि ये डेरिवेशन करना है हम लोग को अभी, है ना, मीडियम अगर हमने पूरा फिल कर दिया, पार्शियली फिल किया, ये किसका डेरिवेशन है? जब अपन ने पार्शियली फिल किया था, देखो जो पूरा सेपरेशन था वो d का था, है ना, और हमने जो स्लैब इंसर्ट करी थी उसकी थिकनेस t थी। तो उस केस में कैपेसिटेंस का जो हमने पूरा डेरिवेशन किया था, पहले क्या किया था? सिंपल फॉर्मूला पढ़ के आए, c क्या होता है? q अपॉन v। ठीक है, तो q अपॉन v वाला ही कांसेप्ट लेके चलेंगे पूरे चैप्टर में। तो हमने पहले q की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, v हमने निकाल लिया था, तो v निकाला था, तो ये नीचे ये फॉर्मूला आपका तैयार हुआ था बन के। फिर हमने क्या किया था? इंसर्ट कर दिया c q अपॉन v में, तो q कट गया और ये आ गया। अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखिए a एप्सिलॉन नॉट अपॉन b माइनस t 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट। इसका हम लोग सीखेंगे अगर मीडियम क्या है पूरा फिल कर दिया हमने, अब सेपरेशन जो है पार्शियली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो उस केस में क्या आ जाएगा? तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो अबव केस लिखा हुआ है इस केस को सॉल्व करेंगे। इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम केस प्रेजेंट बिटवीन द एंटायर स्पेस, यहां लिख रहा हूं मैं इसको वापस से क्योंकि बीच में आ रहा है, इसको यहां काट दूंगा अभी। इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम is present between the entire space। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। ठीक, फिगर आपका ये बना हुआ है, फिगर कहाँ है? ठीक है, इसका ये फिगर, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर मीडियम आपका इसके सिवाय कुछ और एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ यही ऑप्शन आर वाला मीडियम है। तो क्या है भाई, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था, C इज इक्वल टू a एप्सिलॉन अपॉन t, है ना। तो बस यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा बताओ? a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन t। सिंपल, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। नोट कर लें इसको। तो ये हो गया मीडियम, ये हो गया C मीडियम। हाँ, यही करना था। हाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो बेकार है। पार्शियली वाले में दिमाग लगाना है, क्वेश्चन भी आपको इससे मिलेंगे। ठीक, अब इसी के आगे एक और केस है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग मेन फोकस इसे करेंगे इस पर। क्या है? इफ द कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड, हमने पार्शियली फिल्ड किया अभी भी, ठीक है, लेकिन इस बार जो हमने स्लैब यूज करी है वो कैसी है? एक कंडक्टिंग स्लैब है। कंडक्टिंग स्लैब में क्या होगा भाई बताओ? कंडक्टिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और मीडियम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक्शन में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या आ जाएगा? अगर हमारे पास फॉर्मूला है, हमने एक फॉर्मूला बनाया ना अभी भी, क्या? C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। यही तो फॉर्मूला था ना हमारा, क्यों? यही तो फॉर्मूला ड्राइव किया। कहां से लेके आ रहा हूं? ये पीछे जो सर आपने किया है, क्योंकि पार्शियली फिल्ड वाले केस के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है सर? ये लिखा हुआ है, दैट इज a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक, अब मैंने स्लैब की प्रॉपर्टी चेंज कर दी ना, फॉर्मूला सेम लगेगा। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है कंडक्टिंग स्लैब के लिए? इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। E क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है वहां पुट कर देंगे। ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t इनटू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा? ये सर हो गया जीरो, तो 1 माइनस जीरो क्या होता है? 1। हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t। t 1 कैसे? ये t है ना यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लें। ये आपका कैपेसिटर का सारा केसेस खत्म हो रहे हैं।
मैंने एक गलती पॉइंट आउट कर ली। यहाँ सब कुछ सही चल रहा है सर नहीं नहीं, आराम से सोचो, शायद कुछ मिल जाएगा। गलती है या नहीं है, मतलब बस दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन है नहीं। मैं वही एक्सप्लेन करने आया हूँ वापस, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ जाती है। जब तक क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए आपको तब तक मैं पढ़ाने में, क्योंकि आप नहीं पूछते ना, मैं हर तरीके से सोचता हूँ कि आपके दिमाग में क्या आ सकता है। अभी नहीं, क्लास के एक हफ्ते बाद, तो जब कहोगे अरे सर ने पढ़ाया था। पी कॉमन लिया था। वी की वैल्यू क्या आई थी? वी आ गया था ये वाला। अब इसको डिवीजन में लेके जा रहे हैं, ठीक है, उल्टा करना है। ठीक, अभी हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर फेंक दिया। अगर एप्सिलॉन आ रहेगा बी इसका एलसीएम लेके, तो अपन उसके ऊपर फेंक देंगे। यहां पर रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? यहां क्लियर है पक्का ना? इसका मतलब फिर बगल में क्लियर हो जाएगा। तो आप जब कॉमन लीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एप्सिलॉन हमने छोड़ा हुआ है, अभी के लिए बता रहा हूँ, बाद के लिए, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए जब सॉल्व करेंगे आप प्लस में ये माइनस साइन कैसे आएगा जब कॉमन लोगे, ये आपका होमवर्क है, ये अभी छोड़ूंगा नहीं, इतनी जल्दी मैं छोड़ूंगा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपने इसके पहले भी नहीं किया, तो अब आप करोगे और सबको करके ले आना है। और अगर नहीं आएगा तो बेसिक से एक एक स्टेप करके मैं दिखाऊंगा कैसे होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है यार, अगर कॉमन लेने नहीं आता है और अगर फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं करना आता है तो नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशन में ये सब बहुत लो लेवल की चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या होगा, ये मैं क्यों बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपका ऑप्शन ऐसा आएगा, नीट वालों के लिए कह रहा हूँ, वेरिएबल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, तो ये वेरिएबल के फॉर्म में दे देंगे तो मैं ये निकाल के बैठे रहोगे, और अगर तुम इसको नहीं सीखोगे तो वहाँ पर ऑप्शन भी ये रहेगा, तुम कहोगे मेरा आंसर नहीं आ रहा, तुम्हारा आंसर होके भी आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। और तुम लोग के लिए तो ये तो कुछ है नहीं है, बेसिक लेवल की बात है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नीट ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए एक फंसने का जगह है, ठीक है, ऐसे फंस सकते हो, ठीक है। करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाऊंगा वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। ट्राई तो करो, चलिए ठीक है, थोड़ा पूछा करो सवाल, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। फोर्स ऑन अ स्मॉल एलिमेंट ds ऑफ अ चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं आता है तो मैंने ऐसे लिखा था P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। देखना कैसे ये चीज होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर जानते हो ना, अगर मैंने कोई पूरे स्फीयर का छोटा सा हिस्सा कट करके निकाला तो उसका जो एरिया होगा उसे कहेंगे ds, और ds का जो हम सरफेस के बेसिक ये पूरा मान लो कि मेरा पूरा हाथ है, ठीक है, इस पूरे हाथ का एक एरिया होगा, ठीक। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या सिर्फ एक ही हो सकता है, नहीं, आप जिस तरफ से देख रहे हो उस तरफ से आपका परपेंडिकुलर, नीचे से तो क्या जाएगा नीचे की तरफ। हम ऊपर के सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम आउटर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो मैंने इस पे छोटा सा मार्क कर दिया ds, तो ds का एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा ना। तो आप कह रहे हैं ds की इसमें बात करोगे तो उस पॉइंट पर जब आपने f अपॉन ds किया तो आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आया, फिर से पढ़ लो। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, कहां की तरफ, बाहर की तरफ होगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और अगर अभी भी किसी को नहीं पता, एक सर्कल के हर एक पॉइंट को अगर आप रेडियस से कनेक्ट करोगे और वहां पे एक टैंजेंट बनाओगे, यू विल ऑलवेज गेट अ 90 डिग्री एंगल, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 90 डिग्री का कोण। तो अगर इसी लाइन को मैं आगे खींच दूं तो इसका मतलब यहां पर भी कितना बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई साहब। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये कितने डिग्री पर होगी, 90 पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये है, इसकी बात हो रही थी, ठीक है। फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, तो हम कह रहे हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर बात की जाएगी तो अगर स्मॉल एलिमेंट हमने ds लिया और फिर चार्ज कंडक्टर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शुरू करें। आप बताइए कैसे लिखोगे। अरे आपके पास कुछ नहीं है तो स्मॉल की बात कर रहे हैं तो स्मॉल फोर्स हो जाएगा, है ना। स्मॉल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम स्मॉल df भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो dF इज इक्वल टू क्या होगा, आपको भी पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड DE लिख दूं इनटू DQ लिख दूं, क्योंकि टोटल चार्ज तो नहीं होगा वो छोटी सी जगह पर, क्योंकि इतनी बड़ी सी सर्कल पर पूरे सरफेस पे चार्ज बिखरा हुआ है, हमने एक छोटा सा सरफेस पकड़ा तो उस पर छोटा सा चार्ज होगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ और मैं यहाँ से अप्रोच करूंगा तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। और मुझे भी पता है अच्छे से कि मैं इसको सॉल्व करके कहाँ अप्रोच कर रहा हूँ, करने की कोशिश करो। ठीक है, तो DQ निकालोगे तुम्हें क्या मिलेगा, अभी भी नहीं आया जिसको उसके लिए। देखो बेटा बहुत पीछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाते हैं, बहुत पहले एक बात हुई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। फिगर में सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा प्लस का मतलब क्या हुआ भाई कि पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। ये हो जाएगा टोटल चार्ज मैंने मान लिया कितना, Q डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने अगर स्फीयर लिया तो मैं स्फीयर का सरफेस एरिया लूंगा, अगर मैं यहाँ पर सर्कल लूंगा तो सर्कल का सरफेस होता है क्या, नहीं होता है। फंसाने वाली चीज है ये, अभी झटके से कोई बोल देता हाँ 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 तो मैं उसको उस पे क्या होगा, सर्कल पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि उसका एरिया ही नहीं है बॉस। ठीक है, उस पे पेरीमीटर होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो मैं आपको एक चीज समझना चाहता हूँ कि इसका मतलब मैं Q को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, और ए क्या है, एस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पर इस केस में। तो कहीं ना कहीं तुम अगर ढूंढ रहे होगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए तो यहाँ पर एस का कुछ आना चाहिए था ना एरिया का, ताकि हम उसको डिवाइड करते फिर कहें कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपको मैं बता दूं ये DQ से ही आपको क्या मिलेगा, DS, है ना। तो DQ के लिए क्या हो जाएगा, DQ के लिए देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DS। तो यहाँ से आ जाएगा DQ बराबर बताओ सिग्मा इंटू DS। अब तो कर लो, क्या आंसर बता दें, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा किसी भी पॉइंट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, सिग्मा DS। ठीक है, सिंपल है ना। ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको मिटा दूं नीचे वाली चीजें, यस सर। चलिए देखना कितना प्यार से आंसर आने वाला है। तो मैं DF अपॉन DS को लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे डेरिवेशन निकाल लिया तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट पॉइंट, कुछ भी मान लो आप P Q R S जो भी लिखना लिख लो। ठीक है, तो इनसाइड के केस में क्या होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अभी तो एट सरफेस की बात हो गई, एट द सरफेस की बात हो गई। अभी ये बात खत्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सरफेस में भी 3 फेज होते हैं, क्योंकि जरा ऑनलाइन एक बार चेक कर लें ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, अनाहिता है, अंशुल आई थी वो गायब हो गई, गुड इवनिंग बोल के गायब हो गई। अच्छा ठीक है, चलो देखो भाई, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, एट सरफेस हो गया, एक पॉइंट इसी के आगे लिख दूं, ये आउटसाइड हो जाएगा, इसको मैं नंबरिंग करूंगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर ये हॉलो स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होगा उतनी इनवर्ड होगी। इसी प्रकार से इस पॉइंट से सोचो, इसी लाइन के अराउंड लेते हैं तो एक इसका आउटवर्ड होगा और एक इनवर्ड होगा। ये चार्ज और ये चार्ज की वैल्यू बराबर होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही होगी उतनी ही इधर से जा रही होगी। इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। और आपको पता है E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2। ठीक है, क्योंकि E1 माइनस E2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो भाई, इसको लिख लो। तो इनसाइड के केस में क्या आ जाएगा, अगर हम इनसाइड करेंगे तो ये तो हमें बहुत पहले से पता है, फिर भी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। ठीक है, तो क्या होगा बॉस, यहाँ पर कौन बताएगा, हम 2 ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक E1 ले लेंगे, एक E2 ले लेंगे। ठीक है, एक ले लेंगे आउटवर्ड, एक ले लेंगे इनवर्ड।
तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 या फिर E1 इज इक्वल टू E2 और दोनों की वैल्यू क्या जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ओके। अब आउटसाइड की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं अपन आउटसाइड, ठीक है आउटसाइड का केस देखते जाना। आउटसाइड के केस में क्या होगा भाई, दोनों का क्या करना है ऐड हो जाना है, ठीक है। E1 प्लस E2 तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E2 कह लें या फिर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा सिग्मा अपॉन। ये सब बहुत पहले कर चुके हैं हम लोग, ये सब बहुत पहले कर चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है ठीक। तो अगर अपन E1 E2 को ऐसे डिफाइन कर दें, सुनना ध्यान से, लिखो E1 इज द फील्ड, अगर मैंने ऐसे बोल दिया E1 इज द फील्ड ड्यू टू, देखिए ड्यू टू चार्ज ऑन द एलिमेंट, ड्यू टू, ये मैंने बोला E1 वो फील्ड है जो ये छोटू वाले चार्ज dq के कारण प्रोड्यूस हो रही है, क्या बोला मैंने, ड्यू टू चार्ज ऑन PS, मैंने कहा छोटू सा जो सरफेस हमने लिया था उस पर जो चार्ज पाया गया उसके कारण मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 ठीक है, एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड due to rest of the charge on स्फीयर। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, किसी को मेरी राइटिंग बहुत सुंदर वाली समझ ना आए तो सुन लेना जो हम बोल रहे हैं ठीक है। ओके छापो भैया, राइटिंग समझ नहीं आ रही, बोलो हम बोल दें, कहाँ शुरू करें बताओ। वो लिखा हुआ E1 is the field due to charge on ds and E2 is the electric field due to rest of the charge on इसमें जितने बचे हुए चार्ज हैं उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2 है, ठीक है ठीक है। तो आपका जब भी करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, अगर हम सरफेस के बाहर हैं आउटसाइड केस में क्या हो जाएगा, दोनों आउटवर्ड फील्ड होगी तो बाकी रिमेनिंग चार्ज भी तो आउटवर्ड फील्ड लगाएंगे तो उसका भी रिजल्टेंट वेक्टर सम करेंगे तो E1 और E2 की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, ठीक है ओके। तो ये सॉल्व करके लिख लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। तो P इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने बहुत पहले ड्राइव कर लिया है, उसको लिख लो फिर क्या आ जाएगा, ये P इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू व्हाट, P इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो गई, ठीक है विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। चाहे आप टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया ले लो, चाहे आप dF अपॉन dA ले लो, देखो आंसर तो ठीक है बॉस, ओके। इस केस में तो पता है ना ये जीरो होगा, ये बस इसलिए लिखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सारे पॉसिबिलिटी ये आउटसाइड है या इनसाइड है, जीरो हो जाएगा ये वाला और ये वाला आपका वैल्यू देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं फटाफट। अब ये टॉपिक पूरा कंक्लूड हो गया है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो क्योंकि वापस अब नहीं आएंगे इस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ही लगाएंगे सर, ठीक। चलिए नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्ज लिक्विड सरफेस या सोप बबल की बात कर लेते हैं केस बेसिस पर। लिखिए इसमें, ये पता है कहाँ काम आएगा आपको, जब अपन सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो वहां फिर से ये चीज आएगी, तो फिर वहां पर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ये तो बहुत पहले ही सीख लिया था हमने, ठीक है। तो सोप बबल के पास क्या होता है, सरफेस टेंशन का मतलब चलो 11th में नहीं जाते हैं अभी ज्यादा, ऐसे ही देखते हैं सर। अच्छा सोप बबल के ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है।
वो एक हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए प्रेशर कितने लगते हैं ये देखिए, प्रेशर एक्ट ऑन सोप बबल ऑन अ चार्ज्ड सोप बबल। ठीक है, क्या क्या रीजन है इसके ऊपर? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका शेप का एग्जिस्टेंस के लिए ही सरफेस टेंशन चाहिए, है ना। सोप बबल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो चाहिए आपको सरफेस टेंशन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? इसको हमने लिख दिया पी टी से नोट किया, इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। क्या होगी? इनवर्ड। एक सेकंड, लिखिए एयर आउटसाइड, जो बाहर जो आपका बबल होता है, ठीक है, जो सोप बबल होता है उसके बाहर तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है ना। देखिए लिखिए एयर आउटसाइड सोप बबल, लिखिए आउटसाइड द बबल, वो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, है ना। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो भी प्रेशर होगा ना, पी नॉट होगा। पी नॉट की वैल्यू क्या होती है? इनवर्ट ही तो होती है। हम सब के ऊपर इस समय एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? और जहां जिस भी पॉइंट पर, जिस भी सरफेस के मैंने से हाथ किया, पता है इस समय क्या होगा? जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स के आसपास होंगे, कोई इसको प्रेशर दबा रहा है इसको, है ना, लेकिन जो मेरा बॉडी का प्रेशर है वो उससे ज्यादा, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है? इलेक्ट्रो, अच्छा इसका तो बता दो, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वहां आउटवर्ड। ठीक है, ओके। पीई क्या होगा? ये पी स्मॉल ई। ठीक है, इसे सिंबल से याद रखना। लास्ट, एयर इनसाइड द बबल। एयर इनसाइड द बबल भी तो लगाएगी प्रेशर। यस, एयर इनसाइड द सोप बबल। गुब्बारे के अंदर से हवा इसलिए निकलती है बहुत तेजी से क्योंकि उसको हम क्या करते हैं? पैक कर देते हैं ना, तो अंदर से प्रेशर लगा रही होती है और गुब्बारे के बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा होता क्या है? थोड़े दिन बाद वो देखो श्रिंक हो जाता है ना। श्रिंक क्यों होता है? क्योंकि अंदर का प्रेशर धीमे धीमे रिड्यूस होने लगता है और आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर वो बराबर बना रहता है। ठीक है, और वो होता क्या है? क्योंकि जो हम उसको टाइटनिंग करते हैं ना, उसको सील करते हैं, वो सील कमजोर होती है, उसमें से एयर लीक होती रहती है थोड़ी, लेकिन बहुत स्लो रेट पे होती है। इसलिए जब हमें सेलिब्रेट करना होता है तो पता नहीं चलता है कि वो छोटा हो, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है? वो धीमे धीमे ठीक है, और उसको श्रिंक कौन करवा रहा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर। यस, पी नॉट। ठीक है, क्या होगा? इससे ये हो जाता है पी आई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा आउटवर्ड। यही इतनी चीज। ठीक है, अगर ये चार्ज ना होता तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता नहीं होता, तब सिर्फ 3 होते। सिर्फ पी को हटा दो, बाकी सारे होते, आउटसाइड, इनसाइड और पीटी। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ है। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी आगे नहीं लिख लो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैंने कितनी बार बोला है कि फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही है कि नेट रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। अब जिस भी क्वांटिटी के लिए पूछ रहे हैं, अगर हमने प्रेशर के लिए पूछा है तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा? जीरो। तो सम ऑफ ऑल इनवर्ड प्लस सम ऑफ ऑल आउटवर्ड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। जितना बाहर की तरफ आपका प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर की तरफ लगेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम सारे इनवर्ड को सम कर दें। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? पी टी प्लस पी नॉट इज इक्वल टू पी ई प्लस पी आई। यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, इसलिए सोप आपका बर्स्ट नहीं करता। जैसे ही इसमें से कुछ भी एक्सीड करेगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, नोटिस करते हो कभी जो ऊपर की तरफ जाता है तो फट जाता है, प्रेशर चेंज आता है। ठीक है, प्रेशर जब भी चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। कभी खेले नहीं हो क्या? हैं? सर्फ वर्फ नहीं कभी? मतलब कपड़ा वपड़ा नहीं धोए हो? पूछ रहे हैं, धोते हो ना, तो वो बनता है कि नहीं? छोटा छोटा बबल बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन बहुत देर तक टिकता नहीं है, वो फट जाता है ना। तो इसका मतलब है जब तक, अच्छा रबिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक, ये कभी मत सोचना कि इस पे चार्ज नहीं है, हमेशा चार्ज होगा। कैसे पता है?
तुम उसको चार्ज खुद ही करते हो, फ्रिक्शन वाले जो चार्जिंग होता है। जैसे जब आप अपने हाथ से वो सर बोलते हैं ना, तो रबिंग ऑलरेडी आपके हाथ से आपके बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो केस तो यही बन रहा है वहां, केस तो यही बन रहा है, क्योंकि आपके बॉडी से चार्ज आएगी, है ना, तुम तो चार्ज के स्रोत हो, है ना, तो चार्ज तुम उसको दे दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, पी वहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो आपका ये बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, जैसे ही बैलेंस टूटेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, चलो लिखो, एक्सेस प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बबल। अगर हमें ये करना है, एक्सेस प्रेशर of the air inside ठीक है, क्या करोगे तुम, P इनसाइड और P आउटसाइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्सेस मिल जाएगा, है ना, क्या कर दें, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, इसकी वैल्यू किस तरह होगी, P एक्सेस के बराबर, जितना बचेगा वही आपका एक्स्ट्रा प्रेशर था। ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब इनसाइड प्रेशर ज्यादा था, और अगर निगेटिव आएगा तो आउटसाइड प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं, तो PT माइनस P से भी निकाल सकते हैं। और क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, P एक्सेस कैन आल्सो बी इक्वल टू PT माइनस PT, ये दोनों फॉर्मूले से आपको एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब सबकी वैल्यू लिख लो सो बबल के लिए। ठीक है, ये इसमें से कुछ मिटा दूं क्या थ्योरी, तो यही फॉर्मूला लिख दूंगा, नहीं तो पूरा हटा हैं, लिख रही हो क्या, देखिए कौन है भाई, इतना कौन याद कर रहा है, ठीक है, चलो देखो फटाफट। तो यहाँ पर अगर अपन निकालें, एक एक करके सबकी वैल्यू सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन कह रहे हैं सरफेस टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी, लिखिए 4t/r, यहाँ पे r क्या है इसका, रेडियस। ठीक है, p के लिए क्या हो जाएगा, p तो अभी जस्ट निकाल के आए तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, σ²/2ε, ये सब 11th का है, टेंशन ना लो, वहां बता देंगे। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद कर सकते। P एक्सेस के लिए अब क्या करोगे, P एक्सेस के लिए तुम्हारे पास दो वैल्यू दे दी, वो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको बना लोगे। P एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा 4t/r माइनस σ²/2ε0। ठीक है, अगर P इनसाइड और P आउटसाइड बराबर है तो क्या होगा, यही दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, लिख लो यहीं पर, if P inside is equal to P outside then 4t/, ये रिलेशंस है डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डायरेक्टली क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, ओके, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है, अनाहिता, महक, अंशुल का आई थिंक नेट का इशू है, आ रही है जा रही है। ठीक है, अब आगे जो बढ़ेंगे तो याद रखना, एक ड्रॉप का बता दिया, एक शो बबल का बता दिया, तो अब ऐसे ही आपको n नंबर ऑफ अगर दे देंगे तो क्या होगा, तो नेक्स्ट कर दें, नोट हो गया। अर्षित बहुत पीछे बैठ गए यार तुम, ज्यादा ही पीछे ना बैठ जाओ। क्या भाई, लेट यहाँ पर क्या है, कितनी है, n टाइनी ड्रॉप्स है। ठीक है, कितना है, लेट द नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स, कितना मान लिया मैंने, कैपिटल है। ठीक है, ठीक, ईच टाइनी ड्रॉप, हर एक स्मॉल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल q। मैं सारे पैरामीटर्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, कैपिटल C, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, एंड पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है,
लार्ज ड्रॉप के लिए या फिर फॉर बिग ड्रॉप? फॉर बिग ड्रॉप। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. बताइए भाई। Yes, ये तो हमने से पैरामीटर माना है कि क्या क्या हो सकता है, उसकी सिंबल क्या होगी। ठीक है, इस तरह इसमें कुछ तो है नहीं। चलिए क्या मानेंगे बिग ड्रॉप के लिए? अपन चार्ज को कैपिटल क्यों मान लेंगे, Q, है ना? capital R, कैपिटल आर मान लो। सी को आप क्या C लिख लें? dash. सी डैश लिख लें या C1 लिख लें। ठीक है, सिग्मा डैश लिख लीजिए या फिर यहाँ पर ई डैश और बी डैश। ठीक, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, Yes. अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इसको बिगर के फॉर्म में लिख दूं क्या? सिग्मा बी ई बी वी बी सी बी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इससे क्लियरली दिखेगा ये कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, सिग्मा बी मतलब है आपका चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, ई बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिगर ड्रॉप एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। बहरहाल सिर्फ चार्ज की बात करें तो मुझे भी पता है कि जो बड़ी वाली ड्रॉप बनी थी वो कैसे बनी थी? छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर, है ना? सारी छोटे छोटे ड्रॉप को मिला दिया तो हर बार हमने जब ऐड किया एक छोटा सा ड्रॉप लिया, इसका चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। फिर एक और ऐड कर दिया, इसका भी चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। फिर से लिया, उसका भी क्या हो गया? स्मॉल क्यू। इस प्रकार से जब मैं ऐड करता जाऊंगा तो ये बन गया आपका बिगर ड्रॉप। तो जितने भी नंबर है, कितने मैंने माने n ड्रॉप्स, है ना? तो n इनटू क्या कर दूंगा? हर बार जितना चार्ज मैं ऐड कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ? स्मॉल क्यू। ठीक, तो टोटल क्या हो जाएगा? क्यू बराबर, तो यहाँ में डायरेक्टली अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत? करो फिर, फटाफट करो। अब आपको सारे रिलेशंस निकालने हैं। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम के बारे में सोचो, रेडियस के बारे में सोचो। ठीक है, इस तरीके से सोचोगे तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर की क्यूब होता है बेटा। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप के लिए मेरा निकालो। ठीक है, तो हमने ये v निकाला तो v कितना आ गया? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब आप v बिगर के लिए निकालिए, क्या आ जाएगा? n टाइम्स वॉल्यूम ऐड होगा ना, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर, एक मिनट, नाराज हो गया क्या ये? मक्खी वैसे नहीं चल रहा था, देख रहे हो? यही है। चलिए देखिए, तो v क्या हो जाएगा? v बिगर विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ v, और v की वैल्यू कितनी होगी? 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4/3 पाई n r क्यूब। कोई दिक्कत? लिखते जाओ फटाफट। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? बताओ बताओ क्या आएगा? तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो जो चीजें कट जाएंगी काट दो। 4/3 पाई कट रहा है? कट रहा है सर। तो यहाँ से आगे स्मॉल आर n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर। रिलेशन दिख रहा है मुझे, रेडियस के बीच में रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में मुझे आता है, कंटिन्यूएशन में यहाँ जा रहा हूँ मैं आगे की तरफ। मैं क्या इसको रहने दो, यही से। तो यहाँ से आ जाएगा सर, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूँ, r इज इक्वल टू हो जाएगा n की पावर 1/3, बिकॉज सर इसका क्यूब रूट लग जाएगा और r क्यूब का क्यूब रूट तो r ही होता है। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर न्यूमेरिकल्स। ये मैं आपको एक तरीके से डेरिवेशन ही करा रहा हूँ बॉस, याद रखना डायरेक्टली। अब आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया, सुनो क्वेश्चन सुनो, मैंने बोला 100 ड्रॉप हैं तुम्हारे पास, है ना? 100 सोप बबल हैं तुम्हारे पास, या 100 ड्रॉप हैं। ठीक, उनको मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक, और मैंने एक नई बड़ी ड्रॉप बना ली। मैं पूछ रहा हूँ नई वाली का रेडियस बताओ। मैंने क्या बोला? नए वाले का रेडियस बताओ। जब स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्हाटएवर। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली मुझे r निकालना, मैं 100 का क्यूब रूट इनटू, अब यहाँ सेंटीमीटर में लिखूंगा तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में लिखूंगा तो आंसर मीटर में आएगा। डिपेंडिंग अपॉन जो भी मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो डायरेक्टली, बिना सॉल्व किए और टाइम वेस्ट किए। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब रिलेशन निकालेंगे नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस के बीच में। तो कैपेसिटेंस वाले खेल में क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला याद है किसी को? Q upon V क्यों करोगे? मैंने स्फीयर का बताया था बॉस, कितनी बार बोला है? 4πε0 r। अब पूरा खेल क्या हो जाएगा? देखो स्मॉल c के केस में, मतलब c के केस में क्या आ जाएगा?
यार इसमें ना एक दिक्कत लग रही है मुझे, ये तुम लोग नोट नहीं कर रहे होगे अच्छे से, सब मैं नोट सारी कर वैल्यू लिया। निकाल रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना बस बॉस, ठीक है। चलो ये अलग है, ये आपका इसका, ठीक, ये बिगर ड्रॉप नहीं स्मॉलर ड्रॉप के लिए कर रहा हूँ। तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या जाएगा स्मॉल r, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल, ये सी बी क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ठीक है। अब कैपिटल R की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा बताओ, स्मॉल r को आगे लिख लेता हूँ और फिर लिखता हूँ n की पावर 1/3। देखना ध्यान से मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये इक्वेशन जो भी लिखा मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, इसको उठा के c से रिप्लेस कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को इस कैपिटल C से रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे एक रिलेशन मिल गया कि जो भैया C ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू n टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। वेरी गुड, ठीक है, ये रिलेशन मिल गया डायरेक्टली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जितने मार्क कर रहा हूं मैं, अच्छे से नोट करना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में क्या हो जाएगा, मैं सारे आपको बता रहा हूं, सब में सेम ही आना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही आएगा और आपका किसा सिग्मा मतलब सरफेस डेंसिटी भी सेम आएगा, सब n टाइम्स होगा, n की पावर 1/3 टाइम्स होगा पुराने वाले स्मॉलर के लिए। लेकिन आपको एक होमवर्क है v, क्योंकि ये आज आपका आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताओगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी आ गया, अब यही है ना, ये सब टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे इसमें डेंसिटी बढ़ा दें क्या, डेंसिटी बढ़ा के आपको छोड़े क्या, देखते हैं। देखो ये मक्खी कह रही पढ़ने नहीं देंगी, है ना। चलो भाई सारे निकाल देते, फटाफट निकालेंगे लेकिन थोड़ा, ठीक है। अब क्या निकालना है नेक्स्ट, हम चार्ज निकालेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा सर, क्यू अपॉन एरिया, सरफेस एरिया निकालना आता है कि नहीं आता है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। सिग्मा बी के केस में क्या आ जाएगा, हाँ स्मॉल क्यू लिखना चाहिए मुझे, ये स्मॉल क्यू होगा ना, स्मॉल क्यू, ठीक है। इसको मैं डीए से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बता रहा हूँ कि छोटा एरिया है, और सिग्मा बी में मैं लिखूंगा इसको, बताओ कैपिटल क्यू अपॉन ए, ठीक है। रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एरिया रिलेट करना पड़ेगा पहले, तो एरिया करोगे तो ऑटोमेटिकली n टाइम्स n की पावर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, क्या जाएगा सिग्मा b इज इक्वल टू n की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा। एक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं, E भी हो जाएगा n की पावर 1/3 ऑफ E। आपका बचेगा क्या B, B भी हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, B भी हो जाएगा n की पावर 2/3 ऑफ, यही तो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ट्राई कर लेना, हो जाएगा, 2 लाइन का है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट में एक नोट का पॉइंट लिखिए, और आज की क्लास के टाइम एंड हो गया है, आई कैन नॉट एक्सीड मोर देन दिस। एनर्जी डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसे 1 लाइन का है वो, लिखिए व्हेन soap bubble is charged then the size ठीक है of radius increases, ठीक है। अब पता है जितनी बातें लिखवा रहा हूँ ये सब जरूरत नहीं है, अगर मेरी क्लास किए हो, स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया था, जब भी पॉजिटिव चार्ज कोई होता है किसी भी सरफेस पे, इसका मतलब उसका मास घट रहा है, और इलेक्ट्रॉन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है तो मास बढ़ता है, तो लिख लो, ठीक है। इफ soap bubble is positively charged then क्या हो जाएगा, then mass decreases, ठीक है। फिर अगेन if soap bubble is negatively charged then क्या हो जाएगा, mass increases, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। उसके हम लोग सीखेंगे
कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अलग अलग अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका चेंज करें तो हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से एंट्री आपकी खत्म हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट करके वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ हम सीखेंगे, उसी के अंदर ये पढ़ाएंगे पैरेलल सीरीज कैसे होता है जब आप क्या करते हैं, जब आप डाइलेक्ट्रिक को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।